नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। श्रद्धि हत्याकांड मामले के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला ने साकेत कोर्ट में जमानत की याचिका पर सुनवाई बाद आफ्ताब बताएगा कि वो जमानत याचिका लगाना चाहता है या नहीं। अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में कहा था कि गुजरात सरकार के पास 11 दोषियों की क्षमा आवेदनों पर फैसला करने का अधिकार है। खनन विभाग की लापरवाही के कारण राज्य सरकार को लगभग 355 करोड़ का चूना लगा है। विभाग के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होने के वजह से बिहार सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। बिहार के छपरा जिले के बाद अब अन्य जिलों में भी जहरीली शराब से मौत की खबर आ रही है। छपरा के अलावा सीवान और बेगूसराय में भी जहरीली शराब से मौत की खबर आई है। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। श्रद्धा हत्याकांड मामले के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला ने साकेत कोर्ट में जमानत की याचिका पर आज सुनवाई हुई। साकेत कोर्ट में आफ्ताब ने अदालत से कहा कि वो अपने वकील से मिलना चाहता है। सोमवार से आफ्ताब उसके वकील से मिलने की मांग कर रहे हैं। उसके बाद आफ्ताब बताएगा कि वो जमानत याचिका लगाना चाहता है या नहीं। अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। आफ्ताब अमीन पूनावाला ने अपनी जमानत याचिका में दलील दी है कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और पुलिस को अब चार्जशीट दाखिल करनी होगी। उसके वकील अविनाश कुमार ने इस मामले को लेकर कहा है कि जमानत अर्जी में लिए गए आधार में ये तर्क भी शामिल है कि आरोपी को आगे न्यायिक हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। साथ ही याचिका में कहा गया है कि आगे की न्यायिक हिरासत आफ्ताब के करियर और भविष्य को नुकसान पहुंचाएगी। गुजरात में 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों से पीड़ित बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बिल्किस बानो के दोषियों की समय से पहले रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट अब कोई विचार नहीं करना चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में कहा था कि गुजरात सरकार के पास 11 दोषियों की क्षमा आवेदनों पर फैसला करने का अधिकार है, भले ही मुकदमा महाराष्ट्र में किया गया था। याचिका खारिज होने से पहले इस मामले पर त्वरित सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बार बार एक ही मामले की मशीनिंग मत करिए, ये बहुत परेशान करने वाला है। दरअसल पीड़िता बिल्किस बानो ने 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सभी दोषियों को फिर से जेल भेजने की मांग की थी। बता दें कि इससे पहले बिल्किस बानो ने कहा था कि उनके और उनके परिवार के 7 लोगों से जुड़े मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई ने न्याय पर उनके भरोसे को तोड़ दिया है। बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले के दोषी सभी 11 लोगों के भाजपा नीति गुजरात सरकार ने माफी नीति के तहत सजा माफी दे दी है
जिसके बाद 15 अगस्त को उन्होंने गोधरा उप कारागार से रिहा कर दिया गया है। बिहार में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी केग की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे में ये बात सामने आई है कि बिहार में चर्चित रहे चारा घोटाले के तहत बाइक, ऑटो, ई रिक्शा और कार को कथित तौर पर विभिन्न घाटों से बालू ले जाने के लिए परिवहन के साधन के रूप में उन्हें उपयोग में लाया गया है। खनन विभाग की लापरवाही के कारण राज्य सरकार को लगभग 355 करोड़ का चूना लगा है। विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से बिहार सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। यह खुलासा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 की रिपोर्ट में हुआ है। शुक्रवार को CAG की रिपोर्ट जारी करते हुए महालेखाकार रमावतार शर्मा ने बताया कि 2020 के लिए खनिज राजस्व प्राप्ति का मूल्यांकन, संग्रहण और इसके लिए प्रयोग में लाए गए सभी प्रक्रियाओं के बारीकी से जांच की जाएगी। बिहार के 14 जिलों में बालू परिवहन के लिए जारी किए गए 2,43,811 ई चालान की जांच में लगभग 46,935 ई चालान फर्जी पाए गए। इसमें बाइक, ऑटो, स्कूटर, कार, एम्बुलेंस और ई रिक्शा से बालू ढोया गया। बिहार में जहरीली शराब का कहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। बिहार के छपरा जिले के बाद अब अन्य जिलों में भी जहरीली शराब से मौत की खबर आ रही है। छपरा के अलावा सिवान और बेगूसराय में भी जहरीली शराब से मौत की खबर आई है। वहीं छपरा जहरीली शराब कांड की बात करें तो इससे अब तक 73 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार अब तक 34 शवों का पोस्टमार्टम हुआ है। जिला प्रशासन की ओर से 34 मौतों की आधिकारिक आंकड़े दिए जा रहे हैं। छपरा में लगातार हो रही मौतों से मृतकों के परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। सदर अस्पताल में अब तक 31 और पटना में 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। जिला प्रशासन 34 मौतों का ही दावा कर रहा है, लेकिन गैर सरकारी आंकड़े 75 से अधिक मौतों की बात कर रही है। इन मामलों में सच्चाई भी है, क्योंकि अधिकांश लोगों ने बिना पोस्टमार्टम कई लोगों की लाश को जला दिया है। मशरक थाना क्षेत्र से मशरक तख्त, यादूमोड़ा, पचखंडा, बहरौली, बेंछपरा, घेंगिया, गंगोली, गोपालबाड़ी, हनुमानगंज तथा ईशुआपुर थाना क्षेत्र के डोइला और महुली के साथ अमनौर और बंढोरा में लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है, जो अस्पतालों में इलाजरत है। हालांकि छपरा जहरीली शराब कांड से जुड़ी राहत की बात यह है कि पिछले 12 घंटे में एक भी नया मरीज सामने नहीं आया है। लेकिन छपरा के अलावा सीवान और बेगूसराय में जहरीली शराब से मौत हुई है। दस साल पहले 16 दिसंबर की रात राष्ट्रीय राजधानी में चलती बस में युवती से गैंग रेप की खबर से पूरा देश दहल उठा था। पीड़िता, जिसे बाद में निर्भया कहा गया, कि 29 दिसंबर 2012 को मृत्यु हो गई उसकी। मामले में 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस घिनौने मामले का असर ऐसा हुआ कि पूरा देश सड़कों पे उतर आया और दबाव में रेप के कानून में संशोधन किया गया। वहीं करीब 8 साल बाद चारों दोषियों को फांसी दी गई। हालांकि कड़े कानून के बावजूद रेप के मामले में कोई भी कमी देखने को नहीं मिल सकी। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार 2012 में शहर में बलात्कार के 706 मामले दर्ज किए गए थे।
जबकि कानून में बदलाव लाने के बाद भी जमीनी हकीकत ज्यादा नहीं बदली है। 2012 में दिल्ली में औसतन हर दिन 2 बलात्कार के मामले सामने आए। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार 2021 में ये संख्या प्रत्येक दिन 5 से अधिक हो गए हैं। वहीं शहर में 2076 मामले दर्ज करवाए गए। 2022 में भी तस्वीर बेहतर नहीं हो पाई। 15 जुलाई तक दिल्ली में साल 1100 रेप हुए, जो 2021 की पहली छमाही में 1033 के आंकड़े में थे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के आंकड़ों के अनुसार 2012 में भारत में 24,923 बलात्कार के मामले दर्ज करवाए गए। 2009 और 2010 की संख्या से थोड़ा अधिक था। कानून को 2013 में संशोधित कर सख्त बना दिया गया था। उस वर्ष 2013 में भारत में 33,707 बलात्कार दर्ज किए गए। न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि ये इसके लिए उपयुक्त समय है कि न्यायपालिका लोगों द्वारा उससे संपर्क करने का इंतजार किए बिना उन तक पहुंच पाए। अदालत ने कहा कि इन बच्चों को शिक्षा के अपने मौलिक अधिकार का लाभ उठाने के लिए अदालत का रुख करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अदालत ने यह भी कहा कि संविधान सभी निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल ये सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में परिभाषित कमजोर वर्गों से संबंधित और शिक्षा निर्देशालय द्वारा किसी शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए अनुशंसित किसी भी छात्र को प्रवेश वंचित नहीं किया जाए या उनसे ऐसा व्यवहार नहीं किया जाए जो उनके लिए अप्रिय हो। कई स्कूलों द्वारा प्रवेश से वंचित किए गए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित बच्चों की ओर से पेश वकील ने बताया कि यहां तक कि चयनित छात्रों और उनके माता पिता के लिए स्कूल के गेट बंद कर दिए गए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के रांची जोनल ऑफिस द्वारा झारखंड से कांग्रेस पार्टी विधायक अनूप सिंह को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। दरअसल जांच एजेंसी ईडी झारखंड मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिकायतकर्ता अनूप सिंह से पूछताछ करेगी। विधायक अनूप सिंह ने 31 जुलाई को रांची स्थित अड़गोड़ा थाना में झारखंड के 3 विधायकों के खिलाफ 0 FIR के तहत एक मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। दर्ज शिकायत के मुताबिक 30 जुलाई को कोलकाता के हावड़ा में 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार तीनों विधायक राजेश कच्छप, डॉक्टर इरफान अंसारी और नमन विक्सल कोंगाड़ी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था। इसके साथ विधायक अनूप सिंह के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि झारखंड में हेमंत सोरेन ने नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार को गिराने के लिए उन तीनों विधायकों ने एक साजिश रची है। इस आरोप के मामले को गंभीरता से देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा उस FIR को टेक ओवर करने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले की पड़ताल की जा रही है। अड़गोड़ा थाना में उन तीनों विधायकों के खिलाफ धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार निरोधक और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवाया गया था। ईडी के सूत्र अधिकारी के मुताबिक विधायक अनूप सिंह द्वारा दर्ज FIR में मसले पर पूछताछ करने और उस मामले में विस्तार से तमाम जानकारियों को समझने के लिए उन्हें बुलाया गया है। हालांकि कुछ राजनीतिक गलतियों के सूत्र बताते हैं कि अड़गोड़ा थाना में दर्ज शिकायत की बुनियाद भी सवालों के घेरे में है। लिहाजा जैसे जैसे इस मामले में
तफसील का दायरा आगे बढ़ेगा। झारखंड के कई बड़े राजनेताओं और कारोबारियों की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इंदौर में कॉलेज के पुस्तकालय में एक विवादित किताब रखने के मामले में कॉलेज प्रिंसिपल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। कॉलेज के प्रिंसिपल इमामुर रहमान ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया। सामूहिक हिंसा एवं दांडिक न्याय पद्धति नामक पुस्तक को राजकीय नवीन लॉ कॉलेज के पुस्तकालय में रखा गया था, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले बेंच ने कहा, अगले आदेश लंबित होने तक प्राथमिकी के संबंध में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। पीठ में न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा के मध्य प्रदेश सरकार और अन्य को भी नोटिस जारी किया। इस महीने की शुरुआत में कॉलेज के एक LLM छात्र और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता लकी आदिवाल ने विवादास्पद पुस्तक के लेखक, इसके प्रकाशक, अमर लॉ पब्लिकेशन, रहमान और प्रोफेसर मिर्जा मोजीज बेग के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करवाई थी। ये दावा किया गया है कि कानून के छात्रों के पढ़ाई जा रही किताब में हिंदू समुदाय और RSS के खिलाफ सामग्री लिखी गई है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने मामले की जांच के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया था। शीर्ष अदालत में दायरा याचिका में कहा गया कि ये याचिकाकर्ता को मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। फिर पकड़ाया गया करोड़ों रुपए का हेरोइन मामले में केनिया की एक महिला हुई गिरफ्तार। दरअसल चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हेरोइन की तस्करी के मामले में सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों को बड़ी सफलता मिली है। यहां सीमा शुल्क विभाग ने केनिया की एक महिला को गिरफ्तार किया। महिला के पास से 900 ग्राम हेरोइन बरामद किए गए हैं। सीमा शुल्क अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार महिला के पास से बरामद की गई हीरोइन की कीमत करीब 6.31 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि महिला सरजाह UAE से 13 दिसंबर को यहां पहुंची थी। संदेह होने पर उसे यहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने रोक लिया। सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त ने बताया कि आरोपी महिला ने अपने मलाशय में हीरोइन को छुपाया था। उन्होंने बताया कि फिलहाल सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधानों के तहत केनिया नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में अग्रिम जांच की जा रही है। ऑयल सेक्रेटरी पंकज जैन ने कहा कि रूसी तेल के प्रमुख खरीदार भारत को यूरोपीय संघ द्वारा 5 फरवरी से शुरू होने वाले रूसी रिफाइंड ईंधन की खरीद पर प्रतिबंध से उसके ईंधन निर्यात में बाधा आने की उम्मीद नहीं है। फरवरी के अंत में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद कुछ पश्चिमी संस्थाओं ने मॉस्को से खरीद बंद कर दी थी, इसलिए भारतीय रिफाइनर छूट पर बेचे जाने वाले रूसी तेल पर जोर दे रहे हैं। कुछ भारतीय रिफाइनरी रूसी तेल को रिफाइन करते हैं और कुछ को यूरोप सहित पश्चिम में भेजते हैं। जैन ने कहा कि 5 फरवरी को कार्रवाई यूरोपीय संघ को रूस से रिफाइंड ईंधन आयात करने से रोकती है, न कि किसी अन्य देश से। यूरोपीय संघ 5 फरवरी तक रूसी तेल उत्पाद के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा, जिस पर वो अपने डीजल के लिए बहुत अधिक निर्भर है। जैन ने कहा, जब तक कुछ नाटकीय नहीं होता, हम स्थिर स्थिति में हैं। अब तक भारतीय कंपनियों को रूसी तेल की खरीद में कोई समस्या नहीं आ रही है। यूरोपीय संघ
G7 देशों और ऑस्ट्रेलिया ने रूसी तेल पर $60 प्रति बैरल मूल्य की शुरुआत की, जो 5 दिसंबर से प्रभावी थी। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से भूकंप आया है। देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिलहाल जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आई। हालांकि कुछ समय के लिए लोग डर गए थे और घर से बाहर निकल आए। दरअसल सूबे जनजाति जिले कन्नौर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.4 रही और भूकंप का केंद्र कन्नौर जिले के चांगो में जमीन के अंदर 5 किलोमीटर का गहराई पर था। मौसम विभाग के शिमला केंद्र ने मामले की पुष्टि की है। शुक्रवार देर रात करीब 10:02 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। कुछ सेकंड धरती डोली। इससे पहले हिमाचल में कुल्लू और मंडी जिले में 16 नवंबर 2022 को रात 9:21 पर भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई थी। इसका केंद्र मंडी से 27 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई पर थी। बिहार के सारण और सिवान में जहरीली शराब से 65 से ज्यादा लोगों की मौत होने के बाद शराब पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके बेखौफ शराब माफिया पुलिस को खुली चुनौती देते हुए शराब के धंधे में लगे हुए हैं। गोपालगंज से शराब भट्टियां सुलग रही है। गंडक नदी का दुर्गम दियारा इलाके में दूर दूर तक रेतीली जमीन और सिर्फ पानी है। इन सब के बीच यहाँ शराब तस्करों की भट्टियां सुलग रही है। शराब तस्करों का ये इलाका इतना दुर्गम क्षेत्र में है कि पुलिस और उत्पाद टीम को ढूंढ पाना आसान नहीं है। लेकिन मद निषेध विभाग के ड्रोन, डॉग स्क्वाड टीम और ब्रेथ एनालाइजर मशीन ने शराब तस्करों के इन भट्टियों को ढूंढ निकाला। गोपालगंज के बैकुंठपुर थाने के आशा खेरा और विजयपुर के महसूर टोली गांव के तस्वीर सामने आए हैं। यहाँ देसी भट्टियां चलाई जा रही थी। उत्पाद विभाग की टीम ने इन शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर आग लगा दी और साथ ही 4000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट कर दिया गया। वहीं छापेमारी के दौरान शराब तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।